आज़ाद सीजीपीसी एकेडमी के तहत सीजी करंट अफेयर 2024 की वीडियो श्रृंखला में आप सभी का मैं ऐश्वर्य अग्रवाल स्वागत करता हूं। मार्च अप्रैल 2024 सीजी करंट अफेयर के इस वीडियो से हम इस श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद से प्रत्येक माह आपको यह करंट अफेयर की वीडियो जो है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। यह जो वीडियो श्रृंखला होगी सीजीपीएससी सीजी व्यापम के समस्त एग्जाम से संबंधित होगी। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए उपयोगी साबित होने वाली है। इस सोर्स से सीजी का करंट अफेयर कर लेने के बाद किसी अन्य सोर्स से आपको करंट अफेयर कम से कम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीडीएफ जो है इस करंट अफेयर की वीडियो सीरीज़ का हमारे आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर शेयर कर दिया जाएगा, जहां से आप इसका पीडीएफ भी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमारा न्यू एप्लीकेशन आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो जल्द से जल्द प्ले स्टोर से जाके उसे इंस्टॉल कीजिए, और उसमें बहुत सारे फ्री कंटेंट भी है जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। पेड कोर्स में सुगर छत्तीसगढ़ सीरीज समन्वित सीरीज ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है, जिसके माध्यम से अभी फिलहाल आप रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं छत्तीसगढ़ में सबसे न्यूनतम शुल्क में बेस्ट क्वालिटी मटेरियल के साथ। चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ समसामयिक घटना 2024 मार्च अप्रैल महीने का करंट अफेयर। सबसे पहले मार्च महीने का हम करंट अफेयर देखने वाले हैं, आइए देखते हैं। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 5 मार्च से लेकर 6 मार्च 2 दिवसीय ये आयोजन हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र और वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के तकनीकी सहयोग से ये आयोजित हुआ। ठीक है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थी? छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र और वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के तकनीकी सहयोग से ये इसका आयोजन हो पाया। उद्देश्य क्या था? अब देखो, नाम क्या है? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। ठीक है, जलवायु में जो परिवर्तन है उसके संबंध में जितनी भी बातें होती है, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड बातें होती है, इस सम्मेलन में होगी। तो विशेषज्ञों, पर्यावरणविदों, नीति निर्माताओं और आदिवासी समुदायों के बीच ज्ञान के आदान प्रदान एवं चर्चा को सुविधाजनक बनाना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट लिंक है वो क्या है? इन सभी के बीच आदिवासी समुदायों के बीच। ठीक है, तो जो भी पर्यावरण संबंधी पर्यावरणविद हैं, विशेषज्ञ हैं, नीति निर्माता है, आदिवासियों के साथ उनका जो है ज्ञान का आदान प्रदान होना, ठीक है, और चर्चा को सुविधाजनक बनाना इस आयोजन का उद्देश्य था। कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री जी जलवायु परिवर्तन पर छत्तीसगढ़ राज्य कार्य योजना भी लॉन्च किए और बस्तर में पारंपरिक स्वास्थ्य प्रथाओं पर एंशियंट विजडम नाम की एक बुक जो है पुस्तक का विमोचन भी किए। ठीक है, क्लियर है? पुस्तक का विमोचन भी किए। 2015 के पेरिस समझौते को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया मुख्यमंत्री ने इसी सम्मेलन में। तो 2015 का पेरिस समझौता जो है, ऑलरेडी हम इन्वायरमेंट जब पढ़ते हैं तो वो आता है, इसके बारे में डिटेल अगर वही नोट्स आपने नहीं बनाए हैं तो देखो, ये है करंट अफेयर सीजी का, लेकिन इससे बहुत सारी अन्य जानकारी भी मिलेगी जिसका नोट्स बना के आपको रख लेना चाहिए डेफिनेटली। ठीक है, जैसे 2015 का पेरिस समझौता आ गया, तो पेरिस समझौता के बारे में आपको कम से कम आधा पेज जानकारी जो है वो अपने पास आपको नोट करके रख लेनी है। बहुत सारे लोग कर भी चुके होंगे। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, समझौते हैं, समिट्स हैं, इसको आप नोट करके रखिए। ऐसी बहुत सारी बातें जो आएगी जिसको आपको अलग से नोट करके रखना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल एक तरीके से ये हमारा जनरल अवेयरनेस बढ़ा रहा है। तो ये उसका आप पिक देख सकते हैं जो कॉन्क्लेव हुआ था। ठीक है, क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव 2024 5 से 6 मार्च कहाँ आयोजित हुआ? डेफिनेटली रायपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए बाकी देखो, जो जो पार्टनर्स मैंने बताए वो पार्टनर्स के नाम, टेक्निकल पार्टनर्स कौन है, कौन किसके सहयोग के द्वारा मतलब ये ऑर्गेनाइज किया गया, ये सब कुछ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री ने महतारी वंदन योजना की शुरुआत की। अब ये क्या है देखते हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। 1 मार्च 2024 से इसकी शुरुआत हुई, लागू हुआ एक तरीके से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए। देखो, ये जो वही है, चुनाव के पहले जो चुनावी वादा किया गया था ना कि 13,000 रुपये साल का दिया जाएगा, 12,000 रुपये, जो भी मतलब अलग अलग पार्टी के द्वारा अलग अलग घोषणा की गई थी, वही है। ठीक है, तो क्या होगा कि ना महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना, उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि आर्थिक लाभ एक तरीके से दे रहे, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, परिवार में महिलाओं की निर्णायक भूमिका को मजबूत करना। ये सब कैसे होगा? आर्थिक सहयोग से। ठीक है ना, तो ये वही है। तो क्या होगा? डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ, सॉरी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर नहीं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, तो डीबीटी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण,
प्रति माह 1,000 रुपये जो है वो अकाउंट में डाल दिया जाएगा। क्लियर? उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, पात्रता देख लेते हैं। विवाहित महिला छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी होनी चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए सीजी का। छत्तीसगढ़ के कैलेंडर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस समय 1 जनवरी से विवाहिता महिला की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रखते चले, ये पात्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब चुनावी जो घोषणा हुई थी, जो विधानसभा चुनाव थी ना, उसमें आपने ये सब देखा होगा, जानते भी होंगे। तो नाम बस आप ध्यान में रखिएगा, प्रधानमंत्री महतारी वंदन योजना, प्रति माह 1,000 रुपये, ठीक है, डीबीटी के माध्यम से, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए विधवा तलाकशुदा, देखिए ये विवाहित महिलाओं के लिए, बट जो विधवा हो चुकी हैं, ठीक है, तलाकशुदा है, उनको भी ये लाभ मिलेगा, ठीक है। परित्यक्त महिलाएं जो है इसको के लिए भी ये सारी महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र होंगी। पात्र महिला को 1,000 रुपये प्रति माह स्वयं के आधार लिंक डीबीटी आधारित बैंक खाते में दिया जाएगा, ठीक है। अभी देखो, ऐसी महिलाएं जिन्हें सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत, सामाजिक सहायता कार्यक्रम मतलब एक तरीके से अगर ऐसी महिला जिनको अन्य प्रकार का कोई सरकारी लाभ मिल रहा हो, ठीक है, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न पेंशन योजनाओं से वो प्रति माह 1,000 रुपये से कम अगर पेंशन प्राप्त हो रही है, तो ऐसे पात्र महिलाओं को अतिरिक्त उतनी राशि सहायता राशि के रूप में स्वीकृत की जाएगी। उन्हें कुल राशि रुपये 1,000 रुपये मासिक राशि प्राप्त हो सकती, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर से बोलने का मतलब ये है कि उनको अन्य प्रकार की किसी योजना के माध्यम से सहायता मिल रहा हो या पेंशन 1,000 से कम हो, तो उन्हें यही योजना का लाभ एज इट इज मिलेगा, ठीक है। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। यहाँ पर एक लाइन थोड़ा अलग लिखा हुआ है, अगर किसी महिला को सामाजिक सहायता किसी योजना के तहत या पेंशन 1,000 से कम है ना, तो डिफरेंस अमाउंट दिया जाएगा। यहाँ पर देखो लिखा है, अतिरिक्त उतनी राशि की सहायता प्रदान की जाएगी जिससे मासिक 1,000 रुपये प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर थोड़ा करेक्शन है, यहाँ पर मैं तुरंत ऑन द स्पॉट करेक्शन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जैसे देखो, मान लेते किसी को 800 मिला तो 1,000 और मिलेगा, किसी को 800 रुपये महीना का पेंशन मिल रहा है मान लेते किसी महिला को, तो 200 रुपये और मिलेगा, जिससे कुल जो राशि है वो 1,000 रुपये हो जाए। इसका मतलब ये, ठीक है, मतलब वर्तमान सरकार प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये महीने का सुनिश्चित कर रही है। क्लियर है? जैसे उदाहरण है, 1,000 से अगर कम मिल रहा है, किसी को 500 रुपये मिल रहा है, तो सरकार जो है अभी वर्तमान सरकार 500 और दे देगी, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है तो 1,000 ही देगी। क्लियर है? तो यहाँ पर ये करेक्शन है जो मैं करना चाहूँ। मैंने कह दिया था कि भाई अगर किसी को 800 मिल रहा है या कुछ और मिल रहा है तो 1,000 और मिलेगा, नहीं, डिफरेंस अमाउंट मिलेगा, अतिरिक्त राशि, ताकि 1,000 रुपये कुल हो सके। ये है इसका मतलब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ये वाला पॉइंट? तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा। इस योजना से करीब 70 लाख महिलाओं को लाभ होगा, ठीक है। पहली किस्त कब दी गई? तो भैया 10 मार्च वो तिथि थी जिसमें सबके बैंक अकाउंट में 1,000 रुपये आ गए फाइनली। तो जो चुनावी घोषणा किए गए थे, वादे किए गए थे, वो हकीकत में हमको देखने को मिले। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राज्य की 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में लगभग 700 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो। कुल मिला के कितने हुए? ये केवल पहली किस्त जो है वो दी गई, उसमें 700 करोड़ रुपए लगे। देखो इस तरीके से घोषणा तो कर देते हैं, अगर इसका हम एक क्रिटिकल लेंस से अगर इसको देखें, जज करें, जज नहीं करना बोलना चाहिए, इसको इवेलुएट किया जाए, मतलब डेफिनेटली मैं ये इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, नॉल बहुत अच्छी बात है, सशक्तिकरण। बट ये सब फ्रीबीज के माध्यम से ना सरकार का बोझ देखो कैसे बढ़ जाता है। अब यही राशि जो अन्य विकासात्मक कार्यों में लगनी चाहिए थी, जिसके माध्यम से अन्य प्रकार के बहुत सारे प्रकार के रोजगार का सृजन हो सकता था, जिसके माध्यम से महिलाएं, पुरुष, समाज में प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति एक अच्छी खासी बोल सकते हैं कि इनकम जनरेट कर सकता था, वो नहीं हो पाएगा। तो मतलब फ्रीबीज का यही एक अगर अर्थव्यवस्था में हम पढ़ते हैं ना, ये नुकसान होता है, ठीक है। मतलब लोगों को लगता है कि हाँ हमें ये राशि मिल गई, बट ये विकास को कहीं ना कहीं बाधित करती है। तो इसका ये दूसरा पहलू मैंने बताया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, बिल्कुल अच्छी बात है, बट इसको अन्य तरीके से करें ताकि विकास जो है वो संपूर्ण रूप में हो सके और सस्टेनेबल हो, मतलब लगातार चलने वाला हो। ऐसा नहीं कि एक बार मिल गया फिर उसके बाद क्या, मान लेते हैं सरकार को लगेगा बोझ बढ़ रहा है, फिर बीच में बंद हो जाएगा। प्रोबेबली, मतलब एक बता रहा हूँ संभावना, ये एक मतलब एनालिसिस पार्ट है जिसको हम अभी डिस्कस किए। तो ये उसका वो बैनर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषक उन्नति योजना की शुरुआत हुई दिनांक 14 मार्च 2024 को। योजना के तहत 24.72 लाख किसानों को कितना
13,320 करोड़ रुपए जारी किए गए। तो कितने किसान थे, कितने करोड़ रुपए, ये तो थोड़ा सा डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कितने किसानों को लाभ पहुंचा ये देखेंगे आप। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने की घोषणा की गई। अभी यहाँ पर देखो सरकार की तरफ से ना, राज्य सरकार की तरफ से किस दर से धान खरीदी जाएगी, अभी क्विंटल के हिसाब से देखो 3,100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा नई घोषणा। अब 23-24 की खरीफ सीजन के लिए धान खरीदी की एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी कौन जारी करता है, क्या, कैसे, ये सब आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। बार बार मैं बता चुका अपने बहुत सारे वीडियो में एमएसपी जो है वो कौन जारी करता है, कौन इस पे निर्णय लेता है, किसके रिकमेंडेशन से होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, नहीं तो इस नोट्स में अलग से लिख लीजिएगा। सामान्य ग्रेड धान के लिए 2,183 रुपये प्रति क्विंटल, ग्रेड ए धान के लिए 2,203 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, अब इस योजना के तहत क्या होगा, अंतर की राशि किसानों को इनपुट सहायता के माध्यम से दी जाएगी। मतलब देखो सरकार ने 3,100 रुपये घोषित कर दिया, इसके पहले जो एमएसपी चला रहा था वो ये था, डिफरेंस अमाउंट जितना भी होगा इनपुट सहायता के माध्यम से, मतलब किसी तरीके से उनको इतने अंतर, जितने का राशि के अंतर आ रहा है उतने का लाभ मिल जाएगा उनको। ठीक है, अभी देखो इनपुट का ना बहुत सारे मतलब निकलते हैं। इनपुट सहायता क्या है, क्या उनको अंतर राशि का पैसा जो है, अंतर राशि जो है वो डायरेक्ट नहीं दी जाएगी, हो सकता है नहीं दी जाएगी। इनपुट सहायता का मतलब ये है, हो सकता है अगर वो किसान खाद खरीदने में, बीज खरीदने में अगर अपनी राशि लगाएंगे तो हो सकता है जो अंतर राशि आएगी एमएसपी और जो सरकार ने अभी घोषणा किया है उतनी राशि का उनको खाद खरीदी में, बीज खरीदी में डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं इनपुट सहायता, इसको बोलते हैं इनपुट सहायता। मतलब ये एक प्रकार मैंने बताया, अब ये क्या प्रकार है इनपुट का वो देखना पड़ेगा। ठीक है, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि इनपुट सहायता किस प्रकार से इसमें पर्टिकुलर दी जा रही है। मैंने एक उदाहरण बताया कि उतने का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो मतलब अल्टीमेटली वो जो डिफरेंस अमाउंट था उतने का फायदा तो हुआ ना, राशि के रूप में हुआ, डायरेक्ट भले ना मिला वो पैसा। क्लियर, तो ये उसका बैनर है, एक बार जरूर देखें बैनर को, वही सारी बातें इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, अलग से कुछ है नहीं। ठीक है, चलो कृषक उन्नति योजना। अब देखो ये ऑबिचुरी से क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट होता है। अगर वन डे एग्जाम की बात करें तो ऑबिचुरी जो सेक्शन होता है, मतलब जिसको निधन या शोक समाचार कहते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होता है कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों के। तो उसमें से एक छत्तीसगढ़ से आप ध्यान रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पद्मश्री अरुण शर्मा जी जो वरिष्ठ पुरातत्वविद है, आर्कियोलॉजिस्ट है, 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया, पद्मश्री थे ये, है ना। अयोध्या में इन्हीं की मांग पे खुदाई शुरू हुई थी, इन्हीं के खोज में वो अहम सबूत सामने आए थे जिसमें अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी गई। ठीक है, तो देखिए बहुत बड़ा काम, अभी आप पूरा मंदिर साक्षात रूप में देख पा रहे हैं, साक्षात्कार रूप में देख पा रहे हैं। सिरपुर में ढूंढी थी 8 से ज़्यादा पुरातात्विक साइट्स, 8 से ज़्यादा सिरपुर में जो है पुरातात्विक साइट, जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है वो इन्होंने ढूंढा था। सिरपुर को वर्ल्ड हेरिटेज बनाने के लिए अरुण शर्मा जी ने अपने जीवन काल में काफ़ी प्रयास किया है। तो ये उनकी जो है वो फोटो है। आगे बढ़ सकते हैं। प्रदेश की 2 लोक गायिकाओं को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, लोक संगीत की श्रेणी में दिया गया, ध्यान रखेंगे। एक राजनांदगांव की है, एक जामुल की है, दुर्ग। ठीक है, ये राजनांदगांव, ये जामुल, दुर्ग। लोक गायिका पूनम तिवारी और पंडवानी गायिका समप्रिया पूजा निषाद। ठीक है, ये पंडवानी गायिका पूजा निषाद जी दिख रही हैं और ये पूनम तिवारी जी दिख रही है, राजनांदगांव से। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया और ये उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार दिया गया इनको, और ये पुरस्कार दिया गया इनको। क्लियर, तो ये पुरस्कार का नाम ध्यान रखें, मतलब इनका नाम ध्यान रखें। लोक गायिका पंडवानी गायिका है, कौन सा पुरस्कार दिया गया ये ध्यान रखें, कहाँ की है ये ध्यान रखें। इतनी चीज़ें आप इस स्लाइड से कवर कीजिए। ठीक है क्या, आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट, श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना, इसके बारे में देख लेते हैं। शुभारंभ हुआ 29 फरवरी 2024। हालांकि एक अच्छी बात ये कहेंगे, देखो अप्रैल से ना योजना वगैरह आपको देखने को ज़्यादा नहीं मिलेंगी, बिकॉज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, आचार संहिता जो लागू है उसकी वजह से, तो ज़्यादा योजना वगैरह अप्रैल में देखने को नहीं मिलेगी। इस कारण अप्रैल का करंट अफेयर थोड़ा कम भी है। बाकी देख लेते हैं। नई सरकार भी, श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता योजना। देखो इसके पहले भी जो ये योजना है आप सुनते आ रहे हैं कि जो पंजीकृत श्रमिक है, देखो इसके बारे में लास्ट ईयर हमने बहुत बार पढ़ा सुना। अब इसका शुभारंभ अलग नाम से किया गया, नई सरकार है, 29 फरवरी 2024 है वही चीज़। जिनकी आयु 60 वर्ष पूरी हो चुकी है उन श्रमिकों को जीवन भर हर महीने 1500 रुपये दिया जाएगा पेंशन के तौर पे। अब इसमें देखो बहुत सारी कंडीशन क्या है।
अगर मृत्यु हो जाती है ऐसे श्रमिक की जो पंजीकृत है, जिनको वो पेंशन प्रति 1500 रुपये प्रति माह मिल रहा था, तो उनपे आश्रित, अगर पत्नी को मिल रहा था तो पति माना जाएगा आश्रित, और पति को अगर ये पेंशन मिल रहा था जो श्रमिक है उस पर आश्रित उनकी पत्नी को माना जाएगा। तो जिस श्रमिक को ये पेंशन मिल रही है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस पर आश्रित जो भी है उसको इस पेंशन राशि का आधा दिया जाएगा। कितना रुपए? 750 रुपये। ठीक है, वही चीज लिखी हुई है इसमें। क्लियर? बैनर एक बार देख लेंगे आप। क्लियर है? बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। देखो स्लाइड में इतना बड़ा चीज है, इतना सारा चीज करना है, बिल्कुल नहीं। आपके काम की चीजें आपको फोकस ज्यादा करनी है। काम की चीजें में क्या आती है? तो डेट कब लागू हुई, कितनी रुपये राशि दी जा रही है, कौन मतलब लाभ करता है, ठीक है, जिसको टारगेट कर रहे हैं, पात्रता क्या है, और उसका कुछ विशेष बात है। तो जैसे इसमें मृत्यु हो जाने के बाद जो आश्रित है उसको 750 रुपये दिया जाएगा। करेक्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तेंदुओं की रिपोर्ट, मतलब तेंदुओं की से संबंधित रिपोर्ट जारी हुई है उनकी जनसंख्या को लेकर। ठीक है, संख्या बोलनी चाहिए, सॉरी। ठीक है, तो भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 देखते हैं। आइए, तो ये मतलब 2022 में चल रहा था पूरा गणना वगैरह, अभी जाके रिपोर्ट आया उसका, ये है ऐसा, तो लेटेस्ट है ये। 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री, ध्यान रखें, तो यहाँ पर से एक और देखो जानकारी क्या मिल रही है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गणना रिपोर्ट 2022 जारी की। किसके द्वारा? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान ने राज्य वन विभागों के सहयोग से रिपोर्ट तैयार किया। किसके सहयोग से? किसने? ये एक हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, डेट इंपॉर्टेंट हो गया। वहाँ पर वो वन एवं पर्यावरण मंत्री जो है भूपेंद्र यादव जी, ये क्लियर हो गए। ठीक, रिपोर्ट के अनुसार देखिए देश में कुल तेंदुओं की संख्या ये पूछी जा सकती है, और पिछले बार जब 2018 में रिपोर्ट आई थी उससे अभी तक जो वृद्धि हुई तेंदुओं की संख्या में 7.9% हुई। पिछली बार जो मतलब तेंदुओं की संख्या की जो गणना हुई थी वो 2018 में हुई थी। ये देखो आगे बात करेंगे, तो वृद्धि कितनी हुई? 7.9%, और संख्या भी ध्यान रखें, याद किया जा सकता है। अभी पहले नंबर पे तेंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट, फर्स्ट नंबर पे। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, और पांचवें नंबर पे आता है छत्तीसगढ़। पांचवें नंबर पूरे भारत में, पांचवें नंबर में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा तेंदुओं की संख्या है। कितनी? 722। इससे जस्ट एक पीछे कौन है? राजस्थान। इससे जस्ट एक पीछे कौन है? राजस्थान। वहां पर तेंदुओं की संख्या है 721। आइए देखते हैं, यहां से पता चल जाएगा। देखो किन राज्यों में कितने तेंदुए हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, 2000 जैसे मैंने बताया 18 इसके पहले तेंदुओं की संख्या की गणना हुई थी, उसमें देश भर में 12,852 तेंदुओं की संख्या थी। छत्तीसगढ़ में उस समय 852 थे, मतलब छत्तीसगढ़ में तेंदुओं की संख्या में कमी आई है। भारत में वृद्धि आई है 7.9% की, लेकिन छत्तीसगढ़ में तेंदुओं की संख्या में कमी आई है। पहले 852 थे, अभी कितने हैं भाई? 722। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ जाए। चित्रकूट महोत्सव का आयोजन हुआ, बताने की जरूरत नहीं कहां पर आयोजित हुआ। जगदलपुर में, डेट ध्यान रख सकते हैं 5 से 7 मार्च, दैट से। इसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ जानकारी है नहीं। बढ़ते हैं। पीएम सूर्य घर योजना, अब बताइए किससे संबंधित होगी योजना, क्योंकि कौन सी योजना किससे संबंधित है ऐसा भी प्रश्न कई बार देखने को मिलता है। हालांकि ये क्लियर है नाम से। पीएम सूर्य घर योजना मतलब ये सोलर पैनल से संबंधित होगा। ठीक है, रूफ टॉप, ये रूफ टॉप लिखा है, ये रूफ टॉप होगा, रूफ टॉप सोलर प्लांट जो है। तो मतलब रूफ पे पैनल आता है, मतलब सोलर पैनल, जिसको एस्टेब्लिश करने से बिजली आपकी खुद की आपके घर में सप्लाई होगी। तो उसके तहत ना केंद्र सरकार अनुदान देती है, सब्सिडी देती है। यहाँ पर अब छत्तीसगढ़ राज्य भी अनुदान देगी। ठीक है, केंद्र के साथ साथ। तो देखो वही बात है, बस जितनी चीज़ें मैंने बताई। तो छत्तीसगढ़ राज्य जो सरकार जो है वो देगी इसमें अनुदान, जो है कितना कितना होगा? 15 से 45,000 रुपए तक का अनुदान देगी अगर आप अपने घर में सोलर पैनल लगवाते हैं। इसके लिए आपको पूरा डिटेल वगैरह पता करना पड़ेगा, कैसे क्या अप्लाई कैसे करना है। अभी फिलहाल मैं जो योजना की जो बातें वो बता रहा हूँ। केंद्र से कितनी राशि मिलती आ रही है अनुदान के रूप में अभी तक? अगर 1 से 2 किलोवाट का पैनल अगर आप इस्टेब्लिश करते हैं, सोलर पैनल इस्टेब्लिश करते हैं, तो 30 से 60,000 रुपये आपको एक बार में अनुदान राशि के रूप में दिया जाएगा। 2 से 3 किलोवाट 60 से 78,000 रुपये केंद्र सरकार देती है, और 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा है सोलर पैनल, कैपेसिटी बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 78,000 रुपये, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में दिया जा रहा था। अब राज्य से रिस्पेक्टिवली 1, 2, 3 किलोवाट के लिए 15,000 रुपये, 30,000 रुपये और 45,000 रुपये
राशि अलग से दी जाएगी। तो अच्छी बात है। तो एक तरीके से नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, खुद के घर से होगी, तो फायदा है। ये बैनर है पूरा, केंद्र सरकार के द्वारा ये चलाई गई योजना है। ध्यान रखें क्या लिखा है ऊपर, पीएम सूर्य घर योजना, राज्य की योजना नहीं है, बट चूंकि राज्य का इसमें अब अनुदान के रूप में सहयोग दिया जाएगा, तो इसको छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर में पढ़ना जरूरी है। तो ये उस योजना का बैनर है जिसे आप देख सकते हैं। योजना की विशेषताओं के तौर पे आप चाहे देख सकते हैं, प्रति माह 300 रुपये यूनिट तक की बिजली जो है वो दी जाएगी, 78,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी, सस्ते ब्याज। अभी देखो यहाँ पर इसको लेने के लिए अब एक तो सब्सिडी दे रही है सरकार, सब्सिडी के साथ साथ जो है ना वो सस्ते ब्याज दर पर लोन भी उपलब्ध है। योजना से जुड़ने के लिए जो भी प्रक्रिया वगैरह होगी वो आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। यहाँ पर QR कोड है, स्कैन हो सकता है तो देख लेना, अदरवाइज PDF आपको देंगे आज़ाद अकेडमी लर्निंग ऐप पर, ठीक है। चलिए, लोकसभा चुनाव जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत ही उत्साहित भी हैं हम सभी वोट देने के लिए भी। दो चरण के मतदान हो भी चुके हैं छत्तीसगढ़ में, एक 19 तारीख को और एक 26 तारीख को। अभी तीसरे चरण का मतदान छत्तीसगढ़ में बचा है जो होने वाला है 7 मई को, ठीक है। उसी के संबंध में बातें, चुनाव विशेष वीडियो सेपरेट दिया जाएगा जब 4 जून की स्थिति हम देख लेंगे उसके बाद, ठीक है। कुल लोकसभा सीटों की संख्या छत्तीसगढ़ में 11 भली भांति जाते होंगे। इसमें अनारक्षित सीटों की संख्या 6 है, ST आरक्षित सीट 4 है, जो बस्तर, कांकेर, रायगढ़ और सरगुजा, ये सब कंठस्थ होना चाहिए एकदम। और एक जो SC आरक्षित सीट है वो है जांजगीर चांपा की। क्लियर, कुल मिला के हो गया कितना, 6, 4, 10 और 11। 3 चरणों में जैसे मैंने बताया, पहला चरण जो है वो हुआ था 19 अप्रैल को, कुछ और तो नहीं बोला होगा मैंने, 19 अप्रैल ही बोला होगा ना, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई। एक लोकसभा सीट पे चुनाव हुआ था जो था बस्तर का। इसके संबंध में आप डिटेल देखना चाहे तो देख सकते हैं। अधिसूचना इसकी जारी हुई थी 20 मार्च को, ठीक है। नामांकन की आखिरी तिथि, मेरे ख्याल से ये डेटा जो है नहीं पूछना चाहिए, बट फिर भी चाहे तो देख सकते हैं। और नाम वापसी की तिथि जो है 30 मार्च। ये जो 2 डेटा है मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मतलब जो डेट है वो, बाकी ये इतना ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा चरण का चुनाव जो है 3 लोकसभा सीट पे आयोजित हुआ, कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद के लिए 26 अप्रैल को, ठीक है। इसके लिए अधिसूचना 28 मार्च को जारी की गई थी। नामांकन की आखिरी तिथि, नाम वापसी मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, चाहे तो देख सकते हैं। 7 लोकसभा सबसे ज़्यादा, मतलब तीसरे चरण का जो चुनाव है उस पर सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों पे चुनाव होना है, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, दुर्ग और सरगुजा में, ठीक है। ये बचे हुए आपके 7 लोकसभा सीट। कब? 7 मई को। 12 अप्रैल जो है इसके लिए अधिसूचना हुई थी। बाकी आप चाहे तो इसे देख सकते हैं, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये मेरे राज्य में चुनाव कब, कौन से चरण में, तिथि क्या थी और कहाँ, कौन से लोकसभा सीट पे चुनाव आयोजित हुआ, फिलहाल डेटा अभी इसको ध्यान में रख लीजिए। क्लियर है, बढ़ें आगे। वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिले की अगर बात करें तो इसकी भी कैटेगरी बनाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा। अगर देखा जाए, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा 10 राज्यों में वामपंथी उग्रवाद, जिसको हम क्या बोलते हैं, नक्सलिज्म, LWD, उसका फुल फॉर्म देख सकते हैं, प्रॉपर वामपंथी उग्रवाद उसके नाम, मतलब टर्म दिया गया है उसको, ठीक है, से प्रभावित जिलों को नए सिरे से वर्गीकृत किया गया है। तो 1 अप्रैल 2024 से 10 राज्यों को चिन्हित किया गया जो वामपंथी उग्रवाद मतलब नक्सलिज्म से प्रभावित है, ठीक है। सामान्य भाषा में नक्सलिज्म होता है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिले कुल भारत में है 38। कुल भारत में कितने हैं? 38। और इस 38 में कौन से राज्य में सबसे ज्यादा जिले? 15 जिले अकेले छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। अब उसमें भी एक और श्रेणी आती है, सबसे अधिक प्रभावित जिले। सबसे अधिक प्रभावित जिले कुल 12 जिले हैं, ठीक है, भारत में, जिसमें छत्तीसगढ़ के 7 हैं। बात समझने, कुल भारत में इतने जिले प्रभावित वामपंथी उग्रवाद से, छत्तीसगढ़ के 15, और उसमें भी एक श्रेणी आ गई कि सबसे अधिक प्रभावित जिले उग्रवाद से, पूरे भारत में 12, उसमें 7 छत्तीसगढ़ में, ठीक है, कैटेगरी वाइज। क्लियर है, बढ़ें आगे। आइए, पुरातत्व विभाग की खुदाई में मिले सिक्के और अन्य साक्ष्य, ये आपका कुछ हद तक स्टैटिक का भी भाग हो सकता है, जैसे मैं पहले भी कहा था, बहुत सारे साक्ष्य खुदाई के दौरान मिलते रहते हैं। इसको अपने स्टैटिक जो हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं ना, वहाँ पर ऐड कर लिया करो, कॉपी में नोट्स बना होगा, ठीक है। रीवा, ग्राम, आरंग, भैया ये तो हमारे बोल सकते हैं कि इतिहास के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आरंग जगह है। रायपुर, खुदाई में क्या क्या मिले? कुषाण काल के 300 सिक्के मिले। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पहाड़ों में रहने वाली कलश जाति से संबंधित, ठीक है, सील मिली है। ब्राह्मणी भाषा में कलश लिखा हुआ है। मध्यवंश के 300 अधिक सिक्के मिले हैं।
जमीन पर 21 फीट नीचे मिला महास्तूप जिसमें बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा बनाया गया था। हड़प्पा संस्कृति के समकालीन मिट्टी के बर्तन मिले हैं। शिव मग, विजय मग, यम मग जैसे कुछ मग खुदाई में मिल रहे हैं। इस पर एक तरफ से हाथी बना होता है, दूसरी तरफ से ब्राह्मणी भाषा में माँ लिखा होता है। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें मिली भाई। ठीक है, इसके फोटोज देख लो ये। तो देखो खुदाई में जो सिक्के मिले ना, उससे ये प्रमाणित हो रहा है ना कि यहाँ कभी ना व्यापारी स्थल हुआ करता था, व्यापारी स्थल हुआ करता था। क्लियर है क्या? चलिए, मनरेगा मजदूरी दर वित्तीय वर्ष 2024-25 लागू 1 अप्रैल 2024 से। मनरेगा का नया दर जो घोषित किया गया अकुशल मजदूरों के लिए, नई दर जो है वो 243 रुपये प्रतिदिन दी जाएगी। कितने रुपए की वृद्धि हुई? 22 रुपये की वृद्धि हुई। ये सारे डेटा कंठस्थ होने चाहिए, बिंगा सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स। ठीक है, ये सारे डेटा जो एकदम क्लियर होने चाहिए भैया। ये सब गवर्नमेंट स्कीम्स है। पुरानी दर हुआ करती थी 221 रुपये प्रतिदिन। तो देखो सबसे ज़्यादा जो दर का है वहाँ भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर? सबसे ज़्यादा जो दर है ना गोवा में है, ध्यान रखें। क्लियर है? 356 रुपये सबसे ज़्यादा। पहले नंबर पे गोवा में सबसे ज़्यादा मनरेगा का दर है। दूसरे नंबर पे कर्नाटक, ये सबसे ज़्यादा मनरेगा का दर है। कितनी बढ़ोतरी वो भी आप देख सकते हैं। बाकी बढ़ोतरी देखने की जरूरत नहीं है, बाकी राज्यों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 243 रुपये प्रतिदिन ये है, बढ़ोतरी हुई 9.95% की। ठीक है, मनरेगा की दर। बढ़े आगे। आई, मौर्यकालीन कुआं प्राप्त हुआ कहाँ पर? राजिम जिला गरियाबंद। ठीक है, राजिम जिला गरियाबंद में। सीताबाड़ी, ठीक, सीताबाड़ी 2800 वर्ष पुराना माना जा रहा है। बाहरी व्यास वगैरह डायमेंशन देखने की जरूरत नहीं है, डायमेंशन देखने की जरूरत नहीं, बस कहाँ मिला यहाँ पर ये जरूरत है और कितना वर्ष पुराना है। और ये डेफिनेटली अगर हम 2800 वर्ष पुराना बोल रहे हैं तो ये संबंधित है मौर्य काल से। राज्य खेल रंगारंग समारोह 2024, 14 मार्च 2024 पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में अध्यक्षता हुई थी डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा। पुरस्कार वर्ष और कब कब दिया गया था? 2019-20 और 2020-21 में। राज्य कुल 133 एथलीटों को यहाँ पर पुरस्कार दिया गया। 5 साल के बाद अंतराल, मतलब देख सकते हैं ना, लास्ट टाइम जो है 2020-21 के लिए आयोजित हुआ था। 5 साल के अंतराल के बाद 24-25 के लिए फिर से, मतलब देखो 5 साल का गैप कैसे लिया जा रहा है। आप बोलेंगे कि 2024 साल 4 साल का हुआ, तो मतलब 2020 से 25 देखोगे आप ऐसा, तो वो 5 साल का गैप हो गया। तो 133 एथलीटों को यह पुरस्कार दिया गया, राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार जो। ठीक है, 14 मार्च इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके पहले कब था वर्ष वो ध्यान रख लें। अध्यक्षता कौन कर रहा था इस जो समारोह की? वो है डॉक्टर रमन सिंह, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष भी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री। आगे बढ़े। अभी देखो किसको क्या क्या पुरस्कार मिला, इसको देख लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें से एक आध प्रश्न आप मान सकते हैं किसी भी एग्जाम में पूछ दिया जाए अगर। शहीद राजीव पांडे पुरस्कार। अभी देखो यहाँ से पुरस्कार का नाम भी पता चल रहा है हमको, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार। अब आपका होमवर्क ये है कि ये कौन है, इनके बारे में आपको पता करना है। ठीक है, इनके नाम से जो पुरस्कार रखा गया, ये कौन है, इनके बारे में आपको पता करना है। मैंने पहले बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है। सीनियर वर्ग के ऐसे खिलाड़ियों को जिनके द्वारा राष्ट्रीय चैंपियनशिप में या राष्ट्रीय खेलों में कोई पदक प्राप्त किया गया हो। तो देखो ऐसे खिलाड़ी, ये पुरस्कार किनको दिया जाएगा? ऐसे खिलाड़ी जिनके द्वारा राष्ट्रीय चैंपियनशिप या राष्ट्रीय खेलों में कोई पदक प्राप्त किया गया हो, या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो। अगर राष्ट्रीय खेल है तो पदक प्राप्त किया हो, अंतर्राष्ट्रीय खेल है तो उसमें भाग लिया हो, उनको शहीद राजीव पांडे पुरस्कार दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ से ऑब्वियसली बात है। पुरस्कार की राशि 3 लाख रुपए है। 2019-20 में इसके पहले 6 खिलाड़ी पुरस्कृत हुए थे और 2020-21 में 11 खिलाड़ी पुरस्कृत हुए। इनका नाम मेंशन नहीं है, चलिए इसको ऐड करवाते बता देंगे। ठीक है, क्या जहां तक शहीद कौशल यादव पुरस्कार जूनियर वर्ग के उन खिलाड़ियों को जिनके द्वारा जूनियर वर्ग के राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कोई पदक प्राप्त किया गया हो। पुरस्कार की राशि इतनी। पुरस्कार वर्ष कब कब कितने कितने खिलाड़ी को, मेरे ख्याल से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सा पुरस्कार कब दिया जा रहा है, किस स्थिति में दिया जा रहा है, उसको एक एक बार आप देख लें। ये पहले भी बताया हुआ है। पात्रता क्या होगी? शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार,
कब दिया जाता है? देखो, प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों को, मतलब ये कोचेस के लिए रहता है हनुमान सिंह पुरस्कार। डायरेक्ट ऐसे मैच द कॉलम भी पूछ देगा कि कौन सा पुरस्कार कब किसको दिया जाता है, किसको कब नहीं, किसको दिया जाता है। पुरस्कार राशि के संबंध में प्रश्न पूछने की संभावना थोड़ी कम है, बाकी कौन सा पुरस्कार कब दिया जाता है ये जरूर देखें आप। ठीक है, क्लियर? शहीद विनोद चौबे पुरस्कार, ये उन पूर्व खिलाड़ियों को दिया जाता है जिनकी उम्र 55 वर्ष या उससे अधिक है, खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया हो, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीता हो। तो मतलब यहाँ पर उम्र जो है वो डिफाइन है, देखो 55 वर्ष या उससे अधिक। पुरस्कार राशि भी ध्यान में रखिए। ठीक, मुख्यमंत्री ट्रॉफी उन टीमों को दिया जाता है, देखो यहाँ पर मुख्यमंत्री ट्रॉफी जो है टीमों को दिया जाता है जिन्होंने सीनियर या जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता श्रेणियों में पदक जीते। पुरस्कार की राशि यहाँ पर मेंशन नहीं है। अच्छा, ये कैटेगरी वाइज अलग अलग है। ठीक है, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो देख सकते हैं, हम रिफर कर लीजिएगा। ठीक है क्या? चलिए अब आगे बात करते हैं फागुन मड़ई। फागुन मड़ई के बारे में हम एज ए स्टैटिक भी बात करते हैं जब हम लोक कला संस्कृति पढ़ते हैं। लास्ट ईयर की करंट अफेयर में डिटेल में बताया गया था, अभी फिर से बता रहे हैं। आइए, तो दंतेवाड़ा बस्तर में ये फागुन मड़ई का आयोजन होता है। ठीक है, बात फागुन की बात हो रही है तो मार्च महीना होगा ही होगा। 11 दिनों तक चलता है। आराध्य देवी होती है माँ दंतेश्वरी देवी जी। विशेष 600 वर्ष पुरानी परंपरा, 11 दिनों तक होने वाला यह उत्सव पूरे बस्तर में धूमधाम से मनाया जाता है। फागुन मड़ई की शुरुआत बस्तर की आराध्य माँ दंतेश्वरी देवी मंदिर से की जाती। छत्तीसगढ़ सहित उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के 1000 से अधिक देवी देवताओं को सम्मिलित होने का आमंत्रण भेजा जाता है। खास बात यह है जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनके देवी देवताओं को भी आमंत्रण भेजा जा रहा है। देखिए, फागुन मड़ई का आयोजन विभिन्न रीति रिवाजों के साथ किया जाता है जिसमें मां दंतेश्वरी देवी का प्रवेश द्वार में गरुड़ स्तंभ, डेरी गड़ई रस्म की जाती है। ठीक है, और यहाँ के पुजारी द्वारा त्रिशूल स्तंभ की स्थापना की जाती है। माई जी का सरस्वती के रूप में पूजा अर्चना किया जाता है। साथ ही दंतेश्वरी देवी से नारायण मंदिर तक माई की डोली परिक्रमा की जाती है और माता की डोली को सलामी दी जाती है। अभी देखो कहाँ यहाँ पर ना कहाँ है सरस्वती माता। दंतेश्वरी माता की पूजा किस देवी के रूप में की जाती है? सरस्वती देवी के रूप में की जाती है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर से फैक्ट निकल के आता है। हालांकि फागुन मड़ई के संबंध में डिटेल में और भी जानकारी आपको इसके पहले दी गई है जिसे आप जरूर देखें। ठीक है, अभी करंट अफेयर से संबंधित जितनी बातें हैं वो मैंने यहाँ पर कवर की। एक चीज मुझे मेरी तरफ से और कवर करना है, ये जो पुरस्कार दिए गए हैं ना, इसमें कौन सा पुरस्कार वर्तमान में किसे दिया गया है ये लिस्ट में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जो शायद रह गया है यहाँ पर एक। ठीक है, इसको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य बातें, मार्च से संबंधित भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको बीपीसीएल के नाम से जानते हैं, बीपी पेट्रोल के नाम से हम जानते हैं, एचपी और बीपी जानते हैं ना, तो पूरा नाम बीपीसीएल। राज्य में संपीड़ित बायोगैस सीबीजी, जिसको बोलते हैं कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी, संयंत्र स्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़ जैव ईंधन विकास प्राधिकरण और रायपुर और भिलाई नगर के निगमों के द्वारा साझेदारी की गई है। उसके साथ साझेदारी की गई है ये स्टैब्लिश करने के लिए। रायगढ़ को पेयजल सर्वेक्षण के लिए, ये एक पॉइंट हो गया ना। दूसरा पॉइंट, रायगढ़ को पेयजल सर्वेक्षण के लिए 5 मार्च 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। गोबरहीन शिवालय, ठीक है, गढ़धनोरा केश काल निर्माण 5वीं से लेकर 7वीं शताब्दी के मध्य नल वंशी राजाओं के शासनकाल में ये गोबरहीन शिवालय की खोज की गई। मान्यता, गोबरहीन के घने जंगलों, नाम है जगह का, गोबरहीन के घने जंगलों को हिरण्यकश्यप की तपोस्थली माना जाता है। वहां पर से ये शिवालय जो है वो खोजा गया। आइए रेणु जी पिल्ले, रेणु जी मतलब रेणु जी से वहां पर कुछ नाम आएगा। ये अध्यक्ष माशिमम और व्यापम की बनाई गई। माध्यमिक शिक्षा मंडल, माशिमम मतलब माध्यमिक शिक्षा मंडल, और व्यापम की अध्यक्ष नियुक्ति की गई। इंपॉर्टेंट, आइए ऐसे ही। महामाया पहाड़, जिसको हाथी पखना ऑक्सीजन पार्क अंबिकापुर के नाम से अब गणपति धाम रखने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे पहले इस पार्क का नाम जो है ना विश्वामित्र स्वर्गीय ओपी अग्रवाल के नाम पर रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12 मार्च 2024 को रायपुर जेल के मंडल के 18 वन, जेल बोल दिया माफ कीजिए भाई, रेल मंडल माफ कीजिए, रेल मंडल के 18 वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, एक स्टेशन एक उत्पाद का एक तरीके से विमोचन किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। वोकल फॉर लोकल दृष्टिकोण को बढ़ावा देने, स्थानीय स्वदेशी उत्पादों के लिए बाजार प्रदान करने और हाशिए पर रहने वाले समाज के वर्गों के अतिरिक्त आय के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से
वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, अब मतलब रेल देखो वन स्टेट वन प्रोडक्ट के नाम से पहले तो एक योजना चलाई गई, अब वन स्टेशन वन प्रोडक्ट करके भी इसके पहले भी मैंने बताया गया था ये योजना चलाई जा रही है, ठीक है। OSOP योजना का लोकार्पण हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। देश का दूसरा योग प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान रायपुर में है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखें। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार शुक्ला और आलोक चंद्रवंशी नियुक्त किए गए। तो ये इंपॉर्टेंट बात, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम जिसको CSIDC के नाम से जानते हैं, उसके अध्यक्ष श्री लखनलाल देवांगन जी नियुक्त किए गए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, ठीक है। गिरौदपुरी धाम मेला कसडोल बलौदा बाजार फागुन पंचमी से फागुन सप्तमी 14 से 16 मार्च तक आयोजित हुआ। तो ये मेला भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखें। तो ये अन्य बातें मार्च से संबंधित, देखो थोड़ा स्पीड में चलने का पर्पस ये होता है कि करंट अफेयर है, फैक्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें रिपीटिशन भी है, जैसे मेला मड़ई, ये सब आप हर वर्ष देखते आ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम जो स्पेंड करने का मतलब एक तरीके से अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी चलना भी पड़ता है, वीडियो ज़्यादा लेंथ नहीं होना चाहिए, 1 घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और 2 महीने का भी कवर कर रहे हैं, करेक्ट। आगे बढ़ते आइए, अप्रैल महीने के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आइए, यहाँ पर एक बात यह है कि अप्रैल महीने का करंट अफेयर उतना ज़्यादा नहीं होने वाला है, बिकॉज जैसे मैंने बताया MCC लगा था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसकी वजह से योजना वगैरह कुछ सरकार के द्वारा लागू की नहीं गई, शुरुआत विमोचन किया नहीं गया। आगे बात करते हैं बम्हनी करीन जतरा, ठीक है। कहाँ? बम्हनी गांव, नारायणपुर से 8 किलोमीटर दूर पर स्थित ये जतरा, ठीक है। कई तरीके से आयोजन हुआ। बम्हनी गांव प्राचीन नारायणपुर के नाम से प्रसिद्ध है। 29 मार्च को प्रारंभ, मुख्य कार्यक्रम 30 मार्च को और समापन 31 मार्च को हुआ। बम्हनीकरण जतरा के बारे में जानकारी देख लीजिए। प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक पर्व जिसमें क्षेत्र के सभी रिश्तेदार, इंपॉर्टेंट खास बात देखो, विशेष क्या है, सभी रिश्तेदार देवी देवता भाग लेते हैं। अभी रिश्तेदार देवी देवता मतलब एक तरीके से इनकी मान्यता होगी जो पूर्वज होंगे, रिश्तेदार आसपास के जो भी हैं उनके जो पूर्वज होंगे उनको ये रिश्तेदार देवी देवता कहते हैं। विभिन्न गांवों में जाकर देवी देवताओं की सेवा अर्चना कर ग्रामीणों और देवताओं को जतरा में आने की सूचना देते हैं, जतरा की तिथि बताकर निमंत्रण देते हैं। दूसरे दिन प्रातः 4 से 5 बजे तक देवी देवता खेलते हैं और नर्तक दल नृत्य भी करता है, जिसके आप फोटो देख सकते हैं। ये पूरा ना आपका ये जो बम्हनीकरण जतरा जो है उसके बारे में जानकारी, ठीक है। फिर सुबह 6 से 7 बजे देवी देवता रचन खेलने गांव में निकलते हैं। ये मतलब एक बोल सकते हैं अलग अलग जो उस जतरा के दौरान जो गतिविधियां हो रही है वो, ठीक है, ठीक है, आयोजन जो हो रहा है वो है। घर घर जाकर हल्दी पानी का घोल, तेल चावल पुष्प लाली का अर्पण देव विग्रहों में किया जाता है। मंद भी अर्पित की जाती है। सभी घर से रचन झोंकने के बाद देव कोठार वापस आकर पुनः देवी देवता खेलते हैं। मतलब ये पूरा उसके बारे में वर्णन। रचन झोंकने का तात्पर्य क्या है? गांव के प्रत्येक घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी वर्ष भर के लिए वो देवी देवता अपने ऊपर ले लेते हैं, ठीक। देव कोठार क्या है? देवी देवताओं के आगमन के बाद गांव में विश्राम के लिए एक निर्धारित आसन या स्थान को देव कोठार कह रहे हैं, ठीक है। जनरली कोठार जैसे गांव वाले क्षेत्र में जाओगे ना, कोठार एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर अनाजों को या फिर जो फसल कटाई के बाद जो फसल होते हैं उसको रखा जाता है, उस क्षेत्र को कोठार बोलते हैं। हाँ, लेकिन देव कोठार बोला जा रहा है। तो ऐसा स्थान जो विश्राम के लिए बना देवी देवताओं के आगमन के पश्चात। तो ये पूरा आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो रस्में हो रही है, ये मैंने उस समय गतिविधि कह दिया था, माफ़ कीजिए। जो रचन खेलना है ये सब है, उसका मतलब एक तरीके से क्या है, रस्में हैं, ठीक है। अगला, ये चिकटराज मेला कहाँ आयोजित होता है देख लो, भट्टीपारा बीजापुर में। इंपॉर्टेंट, चिकटराज मेला, अलग अलग बहुत सारे मेले पड़े, उस मेले की लिस्ट में इसको और ऐड कर दीजिए। भट्टीपारा बीजापुर में 17 अप्रैल से 19 अप्रैल 2024 तक आयोजित हुआ। चिकटराज बीजापुर के आराध्य देव है। ये कौन है चिकटराज जो मेला बोल रहे हैं? चिकटराज कौन है? ये आराध्य देव है। विशेष, तो यहाँ पर एक और स्टैटिक चीजें मिल गई भाई, इंपॉर्टेंट है, एक और स्टैटिक पॉइंट मिल गया। बीजापुर जिले का इसे सबसे बड़ा मेला माना जाता है। 27 गांव के देवी देवताओं को भक्तों के साथ आमंत्रित किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। फोटो आप देख सकते हो। 70,000 साल पुरानी, देख सकते हो भाई, 70,000 साल कह रहे हैं, 7,000 साल नहीं कह रहे, 70,000 साल पुरानी मानव सभ्यता के प्रमाण बस्तर से मिले हैं। कहाँ देखते हैं? बस्तर, अबूझमाड़, बीजापुर, सुकमा, बारसू, दंतेवाड़ा से गुजरने वाली प्रमुख नदियों के आसपास, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य तो है, लेकिन 30 से 70,000 साल पहले के प्रागैतिहासिक काल के। शोधकर्ता क्षेत्रीय कार्यालय मानव विज्ञान सर्वेक्षण व शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के एंथ्रोपोलॉजी विभाग 5 साल इस शोध में लगे रहे और फिर ये चीज खोज की गई। साक्ष्य क्या क्या मिले?
पाषाणकालीन औजार मिले, हथियार मिले, उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण मिले, सभी हस्तचलित है, मतलब डेफिनेटली ऑटोमेटेड तो होंगे नहीं। बस्तर में अब से 30 से 70 हजार साल पहले के मानव की एक सभ्यता विकसित हुई थी। भैया इतना इंपॉर्टेंट देखो, सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह जो है, सबसे पुरानी सभ्यता अगर हम बात करते हैं मेहर में 7,000 साल पहले की बात करते हैं। यहाँ पर देखो कब की बात कर रहे हैं, 30 से 70 हजार साल पहले की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली मानव सभ्य मतलब एक तरीके से मानव का अस्तित्व तो बहुत पहले से हो चुका है, होमोसेपियंस के बाद से, बट एक सभ्यता के तौर पे जब हम बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है। और उसका जो स्थल है मेहरगढ़, वहाँ से 7,000 पहले साक्ष्य मिलते हैं मानव सभ्यता के। यहाँ पर देखो 30 से 70 हजार साल पहले की बात की जा रही है, कितनी पुरानी है भाई। ये देखो जो साक्ष्य मिले गए, पत्थर, औजार, ये औजार है मतलब एक तरीके से ना, ये पत्थरा वत्थरा नहीं है जी, पत्थरा गोटी माटी नहीं है, ठीक है ना, ये है कहा है औजार हवे, ठीक है, पत्थरा गोटी माटी मिले जी, काबर बतावत हस, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये क्या है, औजार। भारत की आज़ादी के बाद छत्तीसगढ़ में पहली बार वोट पड़ा है, कहाँ पर पड़ा है भाई, गांव का नाम ध्यान रख लो, तेताम गांव, इंपॉर्टेंट, बस्तर जिला इंपॉर्टेंट, ठीक है। यह गांव देश के रेड कॉरिडोर केंद्र में है, आबादी करीब 20,000 के आसपास। इसके अलावा चांदामेटा गांव भी है जहां आज़ादी के बाद पहली बार वोट डाला गया। तो 2 गांव का नाम ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके बारे में पूरा डिटेलिंग है, चाहे तो देख सकते हैं, मतलब सड़क, बिजली, ये सब बुनियादी सुविधाओं का भी विकास वहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है, बदलाव किया जा रहा है। तो तेताम गांव बस्तर जिला और चांदामेटा गांव, दोनों को बस्तर से ध्यान रखें, जहाँ पर पहली बार आज़ादी के बाद वोट पड़ा है। निरई माता का मंदिर, ग्राम मोहेरा, ब्लॉक मगरलोड की बात करें तो जिला धमतरी आ जाता है, ठीक है। साल में सिर्फ एक बार चैत्र नवरात्र के दौरान सुबह 4 से 9 बजे तक मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं। बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए, चैत्र नवरात्रि आई थी, निरई माता का मंदिर साल में एक बार ना, एक बार, सिर्फ एक बार, नवरात्रि के दौरान सुबह 4 बजे से 9 बजे तक मंदिर खोला जाता है। मंदिर में पूजा के लिए महिलाओं को प्रवेश करने की इजाज़त नहीं दी जाती, केवल पुरुष जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। श्रृंगार, माता का श्रृंगार, सुहाग, कुमकुम, गुलाल, बंधन नहीं चढ़ाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये सब नहीं चढ़ाया जाता, ठीक है। नारियल अगरबत्ती माता को अर्पित किया जाता है। निरई माता मंदिर में हर साल चैत्र नवरात्रि के दौरान अपने आप ही ज्योति प्रज्वलित होती है, ऐसा माना जाता है, और बिना तेल की ज्योति जो 9 दिन चलते रहती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रख लें, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखें। ये आप देख सकते हैं साक्षात देवी की जो प्रतिमा है, प्रणाम कीजिए, आगे बढ़ते हैं। कितनी भीड़ जा रही दिखिए, गांव के सारे पुरुष हैं इसमें। नारायणपाल का विष्णु मंदिर, नारायणपाल जगदलपुर के उत्तर पश्चिम की ओर चित्रकूट झरने से जुड़ा हुआ, सन 1111 में ईस्वी में बनाया गया, ठीक है। किसके द्वारा, नागवंशी नरेश बताने की जरूरत नहीं है, जगदेव भूषण धारावर्ष की विष्णुगुप्त भक्त रानी की प्रेरणा से। नारायणपाल बस्तर जिले में इंद्रावती नदी और नारंगी नदियों के संगम पर एक गांव है, ठीक है। ये नारायणपाल मंदिर आप ध्यान रख लें। सी विजिल ऐप, सी विजिल स्टैंड फॉर विजिलियंट सिटीजन, विजिल ऐप विजिलियंट सिटीजन, सी विजिल, सी से आपका सिटीजन आ जाएगा, विजिल से विजिलियंस आ जाएगा, ठीक है। सिविजिल एक उपभोक्ता अनुकूल एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जिससे संचालित करना आसान वगैरह वो छोड़िए, जिसका उपयोग उपचुनाव, विधानसभा, संसदीय निर्वाचनों के अधिसूचनाओं की तारीख से उल्लंघनों की रिपोर्ट करने के लिए बनाया गया, ठीक है। रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जो भी चुनाव से संबंधित उल्लंघन हम देखते हैं ना, चाहे वो मतलब जो भी क्राइटेरियाज होते हैं जिसमें उल्लंघन माना जाता है, अगर कुछ नियम माना जाते हैं उनका, तो वहाँ पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं प्रचार को लेके, बजट को लेके कितना से ज़्यादा की धनराशि आप प्रचार में खर्च नहीं कर सकते, ऐसा कुछ उल्लंघन आप देख रहे हैं, तो आप उपचुनाव, विधानसभा, संसदीय निर्वाचन के लिए इस ऐप के माध्यम से रिपोर्ट कर सकते हैं। क्या विशिष्टता है, केवल एक फ़ोटो लेनी है, वीडियो लेना है, और ऐप के भीतर ऑटो लोकेशन ही कैप्चर करता है। मतलब ऑटो लोकेशन मतलब ऐसा नहीं है कि देखो आज फोटो खींचा, 4 दिन बाद कर रहे कहीं और जगह से, तुरंत ऑन द स्पॉट लाइव, मतलब जहाँ कुछ उल्लंघन देख रहे हो तुरंत लाइव फोटो खींच के भेजना है, तो लोकेशन लेता है वो, लोकेशन मांगेगा तुरंत, ताकि मतलब क्या है कि वेरीफाई करने में आसान हो जाता है, ठीक है। फ्लाइंग स्क्वाड को समयबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए डिजिटल साक्ष्य मिलना सुनिश्चित हो सके, तो फ्लाइंग स्क्वाड जो है तुरंत वहाँ पर आके एक्शन ले सके, इसका ये एक उद्देश्य। प्रदेश के प्रसिद्ध देवी मंदिर की लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है, इसे आप जरूर देख लें, ठीक है। तो पर्यटन के अंतर्गत आ जाता है, ये आपके रेफरेंस के लिए एक बार दे दिया गया। क्यों दिया गया है भैया, चैत्र नवरात्रि, ठीक है, तो देवियों के मंदिर जो है उसकी सूची जो है ये डेफिनेटली आपको याद करना बनता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो इसे जरूर आप देख लें, ठीक है। अन्य बातें, छत्तीसगढ़ में भूकंप महसूस किया गया 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर बस्तर जिले से 1.3 किलोमीटर दूर 2.6 तीव्रता का हल्का भूकंप महसूस किया गया। तो अप्रैल के संबंध में अन्य इतनी बातें हैं। अप्रैल के संबंध में और कुछ जानकारी ऐसी लगती है कि देनी चाहिए, रह गई है, तो मई का जब करंट अफेयर हम लेके आएंगे तो उसमें आपको ऐड करके वो बता देंगे। कुछ इसमें चीज़ें जो शेष रह गई थी वो भी आपको उसमें ऐड करके अतिरिक्त बता दिया जाएगा। धन्यवाद।